हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज एक नया टॉपिक अपन लेकर आए हैं और ये टॉपिक रहेगा सिकल सेल एनीमिया, यानी बेटे रक्त अल्पता होती है ये, जिसके दौरान आरबीसी जो होती है ये सिकुड़कर हाशियाकार हो जाती है और आरबीसी के सिकुड़कर हाशियाकार हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना प्रभावित होती है और बेटे हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी है वह घट जाती है। तो आइएगा अपन यहां पर देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया एक हाशियाकार बीमारी होती है और बेटे ये मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि बेटे एक नाइट्रोजन सारक होता है थायमिन। ये थायमिन जो नाइट्रोजन सारक होता है ये प्यूरिन ग्रुप का जो एडेनिन नाइट्रोजन सारक होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अब ये जो नाइट्रोजन सारक प्रतिस्थापित होते हैं तो डीएनए की श्रृंखला पर जो एमआरएनए बनता है बेटे उसके कोडोन में बदलाव आता है और उसमें कोडोन में बदलाव आ जाने के कारण जो अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक अमीनो एसिड वह बेटे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है वेलिन अमीनो एसिड के द्वारा। और जैसे वेलिन अमीनो एसिड के द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो संरचना है उसकी बीटा श्रृंखला होती है तो उस संरचना में बेटे बदलाव आता है और इस बदलाव के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना प्रभावित होती है। तो यहां पर अपन यहां पर देखेंगे कि आज बेटे यहां पर टॉपिक हमारा रहेगा यानी सिकल सेल एनीमिया। यह सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की रक्त अल्पता बीमारी है। तो सबसे पहले तो ये जो बीमारी है ये बीमारी है बेटे ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव रोग, यानी इसे आप कह सकते हैं अलिंगी अप्रभावी रोग। अप्रभावी रोग, तो ये थोड़ा सा याद रखना क्या है सिकल सेल एनीमिया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव एक प्रकार की बीमारी है। तो यहां आप देखो कि इस बीमारी में क्या होगा बेटे कि ये जो बीमारी है ये एक विशेष उत्परिवर्तन के कारण होती है जिसको आप याद रखिएगा अनुपथन यानी ट्रांसवर्जन उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, यानी इसका जो कारण है ये कारण है बेटे ट्रांसवर्जन यानी अनुपथन उत्परिवर्तन। और अनुपथन उत्परिवर्तन में क्या होता है कि इस उत्परिवर्तन के दौरान नाइट्रोजन सारक किसी नाइट्रोजन सारक को प्रतिस्थापित करता है। और कैसे करता है बेटे कि प्यूरिन ग्रुप का जो नाइट्रोजन सारक है या तो पिरिमिडीन से प्रतिस्थापित होगा या पिरिमिडीन समूह का जो नाइट्रोजन सारक है ये किसी प्यूरिन नाइट्रोजन सारक के द्वारा प्रतिस्थापित होगा। तो एक तो ये, उसके अलावा इस बीमारी के अंदर जो आरबीसी है ये सिकुड़कर हाशियाकार हो जाती है, यानी यहां पर आरबीसी सिकुड़कर हाशियाकार हो जाती बेटे। हाशियाकार यानी इस तरह से ये यहां पर आरबीसी की जो संरचना होगी वह इस तरह से आपको याद रखना है कि हाशियाकार हो जाती है, हाशियाकार हो जाती है। तो क्या है याद हो आपको सिकल सेल एनीमिया में कि यह एक ऐसा रोग है जो अलिंगी अप्रभावी वंशागति है यानी ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है और यह अनुपतन यानी ट्रांजिशन उत्परिवर्तन के कारण होता है। और इस एनीमिया के अंदर आरबीसी सिकुड़कर हाशियाकार हो जाती है। और इसका जो मेन कारण है बेटे तो ये कारण आपको याद रहेगा कि इसके अंदर जो पिरिमिडीन ग्रुप का नाइट्रोजन सारक है, पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस टी का प्रतिस्थापन प्यूरिन नाइट्रोजन बेस ए के द्वारा। तो ये यहां पर आपको याद रखना है
कि इस बीमारी के अंदर बेटे क्या होगा कि पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है टी, तो पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस टी है, इसका प्रतिस्थापन होगा प्यूरिन नाइट्रोजन बेस के द्वारा। देखो कैसे कि यहां पर अगर हमारे पास में नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यहां आप देखें या इसको बेटे अपन अगले पेज पर लेते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो किस तरह से यह प्रतिस्थापित होगा, यह आप यहां पर देखिएगा। अगला पेज यहां पर लेते हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया में यहां हमारे पास में है ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इधर इसको आप HbA आप कहेंगे, और इधर यहां पर आप ले लेते हैं यहां है म्यूटेंट, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, इसको S कहेंगे यहाँ पर। तो यहां आप देखो कि ये हमारे पास में डीएनए है, ये डीएनए है, और डीएनए में ये नाइट्रोजन बेस है C, T और C। यहां बेटे क्या होगा, इसके अंदर हुआ ट्रांजिशन, यानी यहां हो गया अनुपथन, अनुपथन उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, और इसमें जो T है वह किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, A के द्वारा। तो इधर जो डीएनए की संरचना यहां पर आएगी C, और इधर A, और यहां पर होगा T। तो ये क्या हुआ कि बेटे यहां पर T की जगह पर A नाइट्रोजन क्षारक प्रतिस्थापित हो गया। अब इस पर यहां पर बनता है mRNA, यहां बेटे बनता है mRNA। तो mRNA की जो संरचना होगी वह C की जगह पर तो G आएगा, और T की जगह पर A आएगा, और C की जगह पर यहां पर वापस G आ जाएगा। इधर यहां पर जो mRNA बनेगा वह mRNA बनेगा यानी G, और A यानी T, अब T तो होगा नहीं बेटे, यहां पर U आएगा, और इधर यहां पर जो है, इधर यहां आप देखिएगा तो इधर बेटे यहां पर रहेगा यानी C, यहां पर यानी C। तो यहां आप देखो इधर वापस ये C, तो C की जगह पर यहां पर वापस क्या हो जाएगा, G। तो ये यहां पर mRNA बन गया। अब इस mRNA, ये जो mRNA है ये किसे कोड करेगा, तो बेटे ये कोड करता है यहां पर ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड, ये इसे कोड करेगा, और ये यहां पर इसे कोड करेगा, तो ये कोड करेगा वेलिन अमीनो एसिड, यानी यहां पर ये कोडोन कोड करेगा वेलिन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब यहां पर इस वजह से इस ग्लूटामिक अमीनो एसिड में यहां रहेगा हीमोग्लोबिन या नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आरबीसी ये रहेगी बेटे वर्ताकार, आरबीसी, और आरबीसी यहां पर रहेगी वर्ताकार। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है उसमें इसकी संरचना समान रहेगी, लेकिन वेलिन अमीनो एसिड का आ जाने के कारण यहां पर बनेगा म्यूटेंट, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, इसको आप बोलोगे HbS, और ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसको आप कहोगे HbA। अब म्यूटेंट हीमोग्लोबिन में क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन के बेटे बीटा श्रृंखला है, ये यहां पर हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है। इस बीटा चेन के 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जो छठे नंबर की इसकी बीटा चेन है यहां पर कुछ बदलाव आएंगे, ये छठे नंबर पर बेटे बदलाव आएंगे। तो इस कारण से इसका रिजल्ट मिलेगा यानी आरबीसी यहां पर हो जाएगी हशियाकार, आरबीसी यहां पर हशियाकार, यानी इस तरह से सिकुड़कर बेटे हशिये के समान हो जाएगी। तो एक बार और अच्छी तरह से आप देख ले कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ बेटे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका डीएनए की ये संरचना है, और जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है उसमें ये जो टी नाइट्रोजन क्षारक होता है ये ए नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, जिसकी वजह से यहां पर अब जो एमआरएनए बनेगा यानी यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें बेटे सी की जगह पर तो जी आ जाएगा, चूंकि एमआरएनए है तो टी की जगह पर ए और सी की जगह पर जी। इधर यहां पर जो ए आया है ये ए, तो यहां पर जी यू जी, यानी सी की जगह पर तो जी आना है लेकिन ए की जगह पर बेटे टी आएगा, लेकिन चूंकि क्या है ये एमआरएनए है तो एमआरएनए में
टी की जगह पर आपको यू आएगा। तो इसका जो mRNA बना, ये जो mRNA बना, इस mRNA का जो कोडोन है वह GUG है। अब ये GUG जिस अमीनो एसिड को कोड करेगा उसका नाम है बेटे वेलिन। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक अमीनो एसिड किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ? वेलिन अमीनो एसिड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे यहां पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा, और यहां आरबीसी की जो संरचना है, आरबीसी की जो संरचना है वह वर्ताकार ही रहेगी यहां पर, और हीमोग्लोबिन की संरचना में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहां पर आप देखो कि जो वेलिन अमीनो एसिड है, ये वेलिन अमीनो एसिड होते हैं बेटे, यहां म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बनता है जिसको एचबीएस कहेंगे, और इस संरचना में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठे नंबर पर, बीटा चेन के छठे नंबर पर बदलाव आएगा, ध्यान रखना बेटे। और इस बदलाव के कारण आरबीसी जो है वह सिकुड़कर हशियाकार हो जाती है। तो ये यहां तक तो क्लियर। अब उसमें क्या होगा कि बेटे यहां पर जब आरबीसी हशियाकार हो जाएगी तो फिर यहां हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन आएगा, और हीमोग्लोबिन की संरचना में जब परिवर्तन आएगा तो फिर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए बाधित हो जाएगा, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूरा प्रवाह नहीं हो पाएगा, और इस कारण से ये बीमारी या ये रोग होता है। तो ये यहां पर था हमारे पास में, और इसमें यह भी आता है कि कितने % और कौन सी ये बीमारी है। तो इसको आप नहीं समझिएगा कि यहां पर अपने क्या किया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो लिया यहां पर, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और दूसरा यहां पर क्या लिया, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। बेटे नॉर्मल हीमोग्लोबिन का डीएनए की संरचना है CTC, और ये कोई कोडोन है, और ये अनुपथन उत्परिवर्तन हुआ। तो यहां पर बेटे ये T है, ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, तो ये A के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। तो यहां पर अब इस संरचना में जो mRNA बनेगा वह GAG वाला बनेगा। तो बेटे ये कोड करेगा ग्लूटामिक एमिनो एसिड को, और ग्लूटामिक एमिनो एसिड के अंदर हीमोग्लोबिन की संरचना सामान्य रहेगी, और सामान्य हीमोग्लोबिन में आरबीसी वर्ताकार रहेगी। यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा आपको याद रखना है कि जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन के अंदर बेटे यहां पर T की जगह पर A आ गया, और यहां जो इस डीएनए की श्रृंखला पर जो mRNA बनेगा उसका जो कोडोन होगा GUG होगा, और ये जो GUG कोडोन है ये बेटे कोड करेगा वेलिन अमीनो एसिड को, और वेलिन अमीनो एसिड बनते ही हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आएगा, और इसकी संरचना में बदलाव आ जाने के कारण यहां पर हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके छठे नंबर पर बेटे ये बदलाव आएगा, और इसके बदलाव आ जाने से ये हीमोग्लोबिन कहलाएगा म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। और ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को ले जाने में बाधा उत्पन्न करेगा। अब ये देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की सह प्रभाविता है, यानी कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल है। तो देखते हैं ये कितना % आगे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो यहां अपन देखते हैं बेटे कि यहां अपने पास में है एक तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसको इस तरह से याद रखना कि यहां पर अपने पास में है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसको अपन लिखेंगे HbA, और यहां पर HB है। एक हीमोग्लोबिन यहां पर है म्यूटेंट, यानी म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जिसको आप याद रखेंगे HbS और HbS। अब यहां जब इनका संकरण करवाया जाता है तो हमें यहां पर रिजल्ट मिलेगा बेटे, स्टार्टिंग में तो रिजल्ट मिलेगा वह मिलेगा HbA और HbS। इसके अगली जेनरेशन में जब आप जाएंगे तो यहां हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे, एक रिजल्ट तो HbA और HbA, दूसरा मिलेगा बेटे यहां पर HbA एंड HbS, और फिर यहां पर मिलेगा HbA एंड HbS, और चौथे नंबर पर आपको याद रखना है HbS और HbS। तो ये चेकर बोर्ड के अनुसार भी आपको याद रखना है। तो ये वाला जो है तो ये तो सारा का सारा क्या है बेटे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी यहां जो है इस तरह से ये होगा सामान्य रोग यानी सामान्य पुरुष। तो ये तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये तो क्या होगा बेटे, सामान्य, यानी यहां पर ये सामान्य होगा, और ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये यहां पर होंगे कैरियर,
कैरियर, और ये यहां पर जो होगा ये होगा यहां पर रोगी। तो बेटे यहां पर देखो कि यहां सामान्य तो हमारे पास में मिले 25% और इसमें वाहक मिलेंगे यानी 50% और जो रोगी मिलेंगे ये मिलेंगे 25%। तो सिकल सेल एनीमिया का जो अनुपात आता है वही आता है 1:2:1। तो एक बार और अच्छी तरह समझे कि सिकल सेल एनीमिया एक सह प्रभाविता रोग है, ये ध्यान रखना बेटे। और इसके अंदर 25% जो है वो तो सामान्य रहेंगे और 50% जो होंगे वो बेटे वाहक का काम करेंगे और 25% जो होंगे वह रोगी होंगे। और इस बीमारी के अंदर क्या है ये भी आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला ये ध्यान रखना बेटे, बीटा श्रृंखला में परिवर्तन आता है, बीटा श्रृंखला में परिवर्तन आता है, यानी हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उस बीटा चेन के अंदर यहां पर परिवर्तन आएगा, बीटा श्रृंखला में परिवर्तन और परिवर्तन से क्या होगा कि बेटे हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में परिवर्तन, तो फिर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये बाधित होगी, यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता बाधित होगी। तो ये आपको सिकल सेल एनीमिया यानी रक्त अल्पता विकार है। तो इसको समझना है बेटे कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है और यह रोग क्या होता है कि इस बीमारी के अंदर जो आरबीसी होती है यह सिकुड़कर हस्याकार हो जाती है और आरबीसी के सिकुड़कर हस्याकार होने से हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आता है और इस बदलाव के कारण जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को लाने ले जाने की जो कैपेसिटी है वह बाधित होती है। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये बेटे एक प्रकार का अनुपतन उत्परिवर्तन का कारण बनता है। तो अनुपतन उत्परिवर्तन के दौरान क्या होता है कि डीएनए का जो एक नाइट्रोजन क्षारक होता है थायमीन, बेटे ये प्रतिस्थापित हो जाता है किसके द्वारा, एडेनिन के द्वारा, जिससे डीएनए की जो श्रृंखला है उस पर बनने वाले जो नाइट्रोजन बेस है उसका स्थानांतरण होता है और डीएनए की श्रृंखला पर जो एमआरएनए बनेगा वो गलत कोडोन वाला बनेगा। तो पहले वाला जो नॉर्मल है उसमें तो बेटे बनता है जीएजी के द्वारा जो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है और जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है उसके अंदर बनता है जीयूजी द्वारा और ये जीयूजी वेलिन अमीनो एसिड को प्रभावित करता है। अब यहां पर ग्लूटामिक एसिड किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, वेलिन अमीनो एसिड के द्वारा, और वेलिन अमीनो एसिड के बनने से हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के कारण क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता है यह बाधित हो जाती है। तो इस बीमारी को अपन सिकल सेल एनीमिया कहते हैं और यह अधिकतर बच्चों मलेरिया प्रभावी जो क्षेत्र होता है वहां पर यह ज्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि आरबीसी का तो क्या मकसद होता है कि मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम से बचने के लिए यह सिकुड़कर हस्याकार हो जाती है, लेकिन इसके सिकुड़कर हस्याकार हो जाने के कारण यहां हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आता है और इस बदलाव के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना बाधित होती है और ऑक्सीजन की क्षमता या ऑक्सीजन का परिवहन बाधित होता है। तो यह रोग था हमारा सिकल सेल एनीमिया। आइएगा अगली बीमारी की ओर, अगले विकार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अगला विकार आएगा फिनाइल कीटोन यूरिया, यानी अगला जो विकार है, अगला विकार रहेगा बेटे फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया अगला जो डिजीज है ये है बेटे हमारे पास में फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये यूरिया या ये रोग क्या होता है, तो ये रोग भी ऑटोसोमल रिसेसिव यानी अलिंगी अप्रभावी रोग है। बेटे इस रोग के दौरान एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये रोग होता है, जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, और ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है उसे ट्रांसफर करता है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। लेकिन जब ये एंजाइम कम हो जाता है तो बेटे फिनाइल एलेनिन
टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ये फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में हमारी सेल्स के अंदर ये संग्रह होता जाता है। जब मस्तिष्क में इसका संग्रह ज्यादा होता है तो फिर वहां पर मानसिक विकार या मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसका पहला बिंदु आपको याद रखना है कि यह भी एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है। यानी बेटे कौन सा? अलिंगी अप्रभावी रोग। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना है कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया भी क्या है? अलिंगी अप्रभावी रोग है। अब ये रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो कारण है, इसका कारण, ये कारण जरूर याद रखना बेटे। तो कारण है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। तो ये इसका कारण याद रखना बेटे, यानी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। और इस एंजाइम का जो काम होता है, इस एंजाइम का जो फंक्शन होता है बेटे, इसका कार्य क्या है कि ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन और फिनाइल एलेनिन को यह कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? टायरोसिन अमीनो एसिड के अंदर। और टायरोसिन अमीनो एसिड का जो कार्य है, इसका जो कार्य है बेटे, यह कार्य है यानी किसका निर्माण करना? तो ये जो है आगे चलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। इसका जो कार्य है, यह कार्य आपको याद रखना है, यानी टायरोसिन या थायरोक्सिन अमीनो एसिड या थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। तो एक बार और ध्यान से देख लें कि ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है बेटे, ये कारण बनता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी। और इस एंजाइम का कार्य आपको याद रखना है कि ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को ये कन्वर्ट कर देता है थायरोसिन या टायरोसिन अमीनो एसिड में। टायरोसिन अमीनो एसिड आगे चलकर बेटे ये निर्माण करता है किसका? यानी थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब यहां पर इस हार्मोन की तो कमी हो गई, यानी फिनाइल एलेनिन की कमी। तो कमी होने से क्या होगा कि यहां पर ये जो फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल एलेनिन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और मात्रा बढ़ने के साथ ही इसका जो स्टोरेज है, यानी यहां पर इसका जो संग्रह है, यह हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में, पायरुविक एसिड। तो ये ध्यान रखना, वापस अपन रिपीट करते हैं कि जैसे एंजाइम की कमी हुई, यानी यहां पर एंजाइम का तो कम होना है बेटे, तो यहां पर फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? टायरोसिन में। और जब टायरोसिन में ये कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा है ये बढ़ेगी, और इसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में ये संग्रहित होगा। और ये संग्रह, अगर ये संग्रह बेटे यहां पर इसका जो स्टोरेज है, अगर ये स्टोरेज यहां पर मस्तिष्क में होता है, यानी यहां पर ब्रेन में होता है, तो बेटे फिर यहां पर मेंटल डिसऑर्डर यानी यहां उत्पन्न हो जाएंगे मानसिक विकार। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपके सामने जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो वापस इसको बेटे दोहराओ, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्रकार की अलिंगी अप्रभावी विकार है। यहां तक क्लियर? ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है ये एक विशेष एंजाइम की कमी के कारण होता है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये तो नाम याद हो गया, लेकिन इस एंजाइम का काम क्या होता है? तो बेटे ये एंजाइम जो है ये कार्य करता है फिनाइल एलेनिन को
टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो टायरोसिन होता है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड आगे चलकर और ये निर्माण करता है थायरोक्सिन हार्मोन का। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि के अंदर बनता है। तो ये तो इसका कार्य। अब हुआ क्या कि यहां पर आप देखिएगा बेटे कि एंजाइम की कमी है। इस एंजाइम की तो कमी है, यानी यहां पर एंजाइम, अब एंजाइम जब कम होगा तो बेटे यहां पर फिनाइल एलेनिन का जो मान है वह बढ़ेगा। और जैसे फिनाइल एलेनिन बढ़ेगा तो यह संग्रह होगा फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में। और फिनाइल पायरुविक एसिड का संग्रह जब मस्तिष्क में होगा तो बेटे वहां पर मानसिक विकार, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बेटे ये टॉपिक था हमारा फिनाइल कीटोयूरिया। अगले और आगे बढ़ते हैं अपन। तो फिर यहां पर आते हैं बेटे फिनाइल कीटोयूरिया के बाद में अगला हमारा आएगा गुणसूत्रीय विकार। अगला जो बीमारी है ये बीमारी है गुणसूत्रीय विकार, या फिर इसे आप कह सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी इन्हें आप गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। और ये जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं बेटे, ये एक तरह से गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण होते हैं। तो गुणसूत्रीय डिसऑर्डर, या फिर बेटे आप इन्हें कह सकते हो सिंड्रोम, ये याद रखना। इन्हें दूसरा भाषा में आप क्या कह सकते हो, सिंड्रोम भी कह सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, गुणसूत्रीय विकार। और ये विकार गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण आएंगे बेटे। और अगर आपको पुराना टॉपिक याद हो तो गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव दो तरह से आ सकते हैं, एक तो असुगुणिता के कारण या सुगुणिता के कारण। अब यहां अपन देखेंगे 3 मानसिक विकार या गुणसूत्रीय विकार बेटे आपके सिलेबस में दे रखा है। तो पहला गुणसूत्रीय विकार यहां पर अपन लेंगे, और पहला गुणसूत्रीय विकार होगा टर्नर सिंड्रोम। पहला गुणसूत्रीय विकार होगा टर्नर सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो बेटे सबसे पहला तो इसका कारण क्या है, टर्नर सिंड्रोम। और इसको खोजा किसने, यानी डिस्कवर्ड बाय, याद रखना बेटे टर्नर एक वैज्ञानिक है, उसी ने इनको खोजा, तो इसको टर्नर सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसका कारण याद रखना, इसका कारण है बेटे एक्स के रूप में ट्राइसोमी, एक्स के रूप में मोनोसोमी, एक्स के रूप में मोनोसोमी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी 2n-1। अब ये 1 किस रूप में रहेगा बेटे, ये x के रूप में रहेगा, और ये रहेगा यहां पर 45। क्लियर। अब ये जो रोग होता है ये मुख्यतः पाया जाता है महिला में उपस्थित। तो ये याद रखना, मुख्यतः महिला में उपस्थित। तो ये जो रोग होगा बेटे ये महिला में पाया जाएगा। तो महिला का जीनोटाइप कैसे बनेगा कि 44 प्लस x और x, तो ये तो यहां पर क्या होगा, ये 2n। अब यहां पर -1 आएगा और ये x के रूप में, तो यहां बन जाएगा 44 प्लस x इक्वल टू 45। तो ये आप देख लें कि ये जो कारण, ये टर्नर सिंड्रोम है, इसका मेन कारण क्या है, एक्स के रूप में बेटे मोनोसोमी। तो मोनोसोमी का माने होता है कमी, तो ये कमी किस रूप में होगी, एक्स के रूप में होगी। तो फॉर्मूला बनेगा 2n-1 x बराबर 45। अब ये जो रोग है टर्नर सिंड्रोम, ये मुख्यतः बेटे महिला में देखने को मिलता है। तो महिला का जीनोटाइप क्या आ रहा है, 44 प्लस XX -1 और x। तो यहां आप जाएंगे तो ये बनेगा महिला के 44 प्लस x इक्वल टू 45। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं कि इस महिला में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहां आप देखिएगा इसके लक्षण। तो इसके लक्षण अगर आप देखेंगे बेटे, तो पहला लक्षण तो होगा कि इस महिला में, यानी महिला के अंदर या महिला में बार बॉडी नहीं पाई जाएगी। महिला में बार बॉडी क्या होगी, यानी अनुपस्थित होगी। तो आप देख लें, क्योंकि महिला में क्या है 44 प्लस x, एक ही x बचा है बेटे, और बार बॉडी का फॉर्मूला होता है यानी टोटल नंबर ऑफ x गुणसूत्र -1, और जितने बचते हैं वह जो है क्या कहते हैं, बार बॉडी होती है। तो यहां पर महिला के अंदर बार बॉडी अनुपस्थित होगी। ये जो महिला होगी बेटे, यहां पर ये महिला कैसी होगी,
तो ये महिला एक तो छोटी होगी ध्यान रखना, और साथ में बेटे मूर्ख होगी, और साथ में ये बद्दे होगी, यानी स्मॉल भी होगी, स्टूपिड भी होगी और बद्दे होगी, जननसम नहीं होगी। और साथ में इस महिला में लैंगिक विकास भी नहीं होगा, यानी यहां पर आप देख सकते हैं इस महिला में लैंगिक विकास यहां पर अनुपस्थित होगा, यह भी याद रखना। इसकी महिला की जो त्वचा है, यह त्वचा कैसे हो जाएगी, झुर्रीदार, इसकी जो त्वचा है वो हो जाएगी धुर्रीदार, और साथ में इसमें स्तनों व जननांगों का विकास भी नहीं होगा, जननांगों का विकास नहीं। तो ये आप देख लें, ये आपके सामने पहला सिंड्रोम है बेटे, टर्नर सिंड्रोम। तो दो कारण याद रखना, एक तो कारण और दूसरा लक्षण। तो टर्नर सिंड्रोम का जो कारण है, ये कारण तो है बेटे एक्स के रूप में मोनोसोमी, तो फॉर्मूला बनेगा 2n-1x बराबर 45, यानी एक गुणसूत्र कम होगा वह x के रूप में कम होगा। और ये बीमारी जो देखने को मिलती है बेटे, ये बीमारी मुख्यतः महिला में मिलती है। तो फिर महिला का जीनोटाइप क्या होगा, 44+X है, ये तो सामान्य जीनोटाइप है। अब आपको क्या करना है, आपको एक गुणसूत्र यहां से कम करना है, तो एक गुणसूत्र कम करोगे x के रूप में। तो महिला में पहले कितने x है, 2x है, तो एक x कम करोगे तो यहां हो जाएगा 44+X। क्लियर। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा टर्नर सिंड्रोम का, 44+X। अब लक्षण देखो बेटे, तो सबसे पहला लक्षण तो यह है कि इस महिला में बार बॉडी नहीं पाई जाएगी। तो ये बार बॉडी का फॉर्मूला यह होता है कि बार बॉडी बराबर टोटल x गुणसूत्र -1। ये बार बॉडी का फॉर्मूला होता है, टोटल दिए गए x गुणसूत्र में से एक घटा देना, जितने x बचेंगे वह x आपकी क्या कहलाएगी, बार बॉडी। तो यहां बच्चों इसमें पहला लक्षण तो क्या हुआ कि टर्नर सिंड्रोम वाली जो महिला है, इस महिला में बार बॉडी अनुपस्थित होगी। दूसरा, ये महिला छोटी होगी, मूर्ख होगी और साथ में बद्धे भी होगी, जननसम नहीं होगी। महिला के अंदर लैंगिक विकास भी नहीं होगा, और साथ में त्वचा इसकी रिंकल यानी झुर्रीदार होगी, और साथ में इसमें स्तनों और जननांगों का विकास भी नहीं होता। तो ये था हमारे पास में बेटे टर्नर सिंड्रोम। आगे देखिएगा, अगला सिंड्रोम की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला सिंड्रोम नंबर 2 यानी दूसरा सिंड्रोम जो होगा, ये होगा बेटे डाउन सिंड्रोम, जिसे आप कह सकते हो यानी मंगोलियाई मूर्ख। तो ध्यान रखना, इसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं या इसे मंगोलियाई मूर्ख भी कहते हैं। तो बच्चों इसमें वही पहला पॉइंट अपन लेंगे, इसका कारण क्या है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। तो कारण आपको याद रखना है, यानी 21वें सेट पर ट्राइसोमी 21वें सेट पर ट्राइसोमी, यानी क्या मतलब है कि 2n+1। अब ये 1 क्या होगा बेटे, ये x के 1 के रूप में रहेगा यहां पर 2n+1, लेकिन ये 1 कहां पर होगा, ये 21वें सेट पर होगा, बराबर यहां पर हो जाएगा 47। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना कि डाउन सिंड्रोम जो होगा बेटे, ये एक प्रकार का मंगोलियाई मूर्ख इसको कहते हैं, और ये ट्राइसोमी का उदाहरण है। ये ट्राइसोमी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो 21वां जो सेट है हमारे गुणसूत्रों का, उस 21वें सेट पर एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा कि 2n+1 बराबर 47। अब यहां पर आप देखो कि यहां अगर जो है क्या कहते हैं मेल, तो बेटे जो मेल है उसके अंदर ये बनेगा यानी 44+XY या मेल फीमेल में बेटे ये तो सिंपल ही होगा, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेल और फीमेल के अंदर तो ये सेम ही रहेगा। तो यहां आप देखो कि इसके अंदर ये होगा। अब ये तो हो गया कारण क्या हुआ, 21वें सेट पर ट्राइसोमी, चाहे नर हो या मादा हो बेटे, दोनों में ये सेम रहेगा। इसके लक्षण अगर आप देखेंगे,
इसके लक्षण आप देखो कि लक्षण क्या होगा। तो लक्षण बेटे ये होगा सबसे पहले तो कि यहां पर जो रोगी होगा, रोगी का शरीर एक तो ध्यान रखना बेटे छोटा होगा, साथ में ये जो है क्या कहते हैं, ये मूर्ख होगा, ध्यान रखना बेटे, स्टूपिड भी होगा और साथ में बद्धे भी होगा, बद्धे। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि यहां पर जो मंगोलियाई मूर्ख होते हैं इनका शरीर छोटा होता है और साथ में जो है यहां पर शरीर छोटा रहेगा और ये मूर्ख भी होते हैं। मूर्ख के साथ में आप यहां पर आप देखिएगा कि इनका जो सिर है ये गोल होता है बेटे, मूर्ख, और साथ में आप लिख सकते हैं इसका जो सिर है वह सिर कैसा रहता है, गोल रहता है, और साथ में इसका मुख खुला हुआ रहता है, इसका मुख खुला हुआ रहेगा, मुख खुला हुआ, और होठ मोटे रहेंगे, मुख खुला हुआ, और साथ में याद रख लें होस्ट इसके मोटे रहेंगे। तो क्या क्या लक्षण है, रोगी का शरीर छोटा होगा, रोगी मूर्ख होगा और साथ में सिर गोल होगा, मुख खुला हुआ होगा और होस्ट मोटे होंगे, ये ध्यान रखना। उसके अलावा दाढ़ी मूंछ का विकास, इसमें ध्यान रखना बेटे, दाढ़ी और मूंछ का जो विकास है, मूंछ का विकास कम, यानी आप देखो ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ये अगर इसमें कुछ मूंछ तो इधर आ जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी और कुछ यहां आ जाएगी, तो इस तरह से बेटे ध्यान रखना, इस तरह से इसमें दाढ़ी मूंछ का विकास भी कैसा रहता है, कम रहता है, और साथ में शारीरिक विकास भी इसका कम ही रहेगा, शारीरिक विकास कम, शारीरिक विकास कम, इसका शारीरिक विकास भी कम होता है। तो ये डाउन सिंड्रोम है जिसे मंगोलियाई मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख ऐसे कहा जाता है बेटे कि ये जो सजीव है ये रोगी बड़ा तो हो जाता है लेकिन ना तो ये जननक्षम होता, ना ही इसका शारीरिक विकास है, और साथ में दाढ़ी मूंछ का विकास भी कम होता है। तो लगता ऐसा है कि बड़ा हो गया लेकिन अभी पूरा विकास नहीं हुआ है। तो देखो क्या है इसका कारण, तो कारण है 21वें सेट पर ट्राइसोमी, यह तो इसका कारण याद रखना बच्चों। और साथ में इसके जो लक्षण हैं वह रोगी का शरीर छोटा रहेगा, ये जो सिर है बेटे ये गोल रहेगा, इसके जो होंठ होंगे मोटे होंगे, मुख इसका खुला हुआ रहेगा, इसके शारीरिक और मानसिक विकास भी कम होगा, और ऐसे रोगी के अंदर दाढ़ी मूंछ भी बेटे कम विकसित होगी या कम आएगी। तो ये रोग था हमारे पास में, यानी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम जो होगा नंबर 3, और नंबर 3 होगा ये क्लाइनफेल्टर रोग या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगला आपको याद रखना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का जो कारण है ये कारण आपको याद रखना है, यानी एक्स के रूप में ट्राइसोमी, ये ध्यान रखना बेटे, एक्स के रूप में ट्राइसोमी, और ये मुख्यतः नर के अंदर होता है। तो बेटे नर में क्या बनेगा, यानी 44 प्लस XY, ये तो इसका जीनोटाइप है, प्लस यहां पर याद रखना कि गुणसूत्र जो एक बढ़ेगा वह x के रूप में बढ़ेगा, तो यहां इसका फॉर्मूला बनेगा 44 प्लस x और y, यानी ये यहां पर ये नर है। अब इस नर के अंदर बेटे सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो सिम्टम्स यहां पर आप देख लीजिएगा कि यहां जो सिम्टम्स होंगे, यहां पर जो सिम्टम्स होंगे वो सिम्टम्स आप यहां देखिएगा, यानी इसके अंदर बेटे जो सिम्टम्स होंगे वो सिम्टम्स आप यहां पर देखिएगा। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो यहां सिम्टम्स अपन देखते हैं। तो इस बीमारी के अंदर यानी इसके जो लक्षण होंगे बेटे, इसके जो लक्षण होंगे, तो ये लक्षण क्या क्या होंगे। पहला लक्षण तो ये होगा कि ये जो रोगी है, ये रोगी यहां पर नर में महिलाओं के जैसे लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि आप देख लीजिएगा कि यहां पर कारण तो पता लग गया कि एक्स के रूप में ट्राइसोमी है, और एक्स के रूप में ट्राइसोमी है तो बेटे ये यहां पर ये नर है, ये यहां पर नर है, तो नर में 44 प्लस XY। तो एक तो लक्षण ध्यान रखना कि यहां पर नर में आपको क्या मिलेगी, नर में एक बार बॉडी उपस्थित, यानी नर के अंदर एक बार बॉडी एक्स्ट्रा पाई जाएगी क्योंकि XY हो गया। दूसरा यहां पर ध्यान रखना बेटे कि जो नर में है, नर में महिलाओं के लक्षण उत्पन्न,
नर में महिला के लक्षण उत्पन्न, महिला के लक्षण उत्पन्न। तो ये ध्यान रखना, नर में महिला के लक्षण उत्पन्न। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पर याद रखना है कि बेटे जब महिला के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो महिला के लक्षण जब उत्पन्न होते हैं तो ऐसी घटना को आप क्या कहेंगे? ऐसी घटना को कहोगे गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया यानी नर में अगर महिला के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो यह घटना कहलाती है गायनेकोमेस्टिया। जैसे इसमें क्या होगा बेटे लक्षणों में, यानी इस नर के अंदर, यानी नर में स्तनों का विकास हो जाएगा। स्तनों का विकास, स्तनों का विकास, एक तो स्तनों का विकास होगा और एक यहां क्या हो जाएगा? आवाज बारीक हो जाएगी। आवाज बारीक यानी मुन्ना भाई क्या बन जाएगा? मुन्नी बाई बन जाएगा। बेटे ये बात भी करेगा ना, क्या करेगा? हाँ यार क्या हो रहा है। तो यानी इस तरह से बेटे ये जो नर होगा इसमें मादाओं के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक बार और आप देख ले, यानी दूसरा सिंड्रोम तो डाउन सिंड्रोम था और तीसरा आ रहा है बेटे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका कारण मैंने क्या बताया? एक्स के रूप में ट्राइसोमी, एक्स के रूप में ट्राइसोमी। और ये जो रोग है ये मुख्यतः नर में मिलेगा। तो नर का जीनोटाइप रहेगा 44 + XY + 1, लेकिन 1 जो बढ़ेगा वो किस रूप में बढ़ेगा? X के रूप में बढ़ेगा। तो बेटे X के रूप में जब बढ़ेगा तो 44 + XXY ये रहेगा। और यहां पर ये जो नर है, अब इसके अंदर अतिरिक्त क्या आ गया बेटे? अतिरिक्त X गुणसूत्र आ गया। तो जैसे X गुणसूत्र आएगा तो इस नर के अंदर बार बॉडी कितनी हो जाएगी? यानी 1, क्योंकि फॉर्मूला याद है ना कि टोटल X गुणसूत्र -1, तो 2X से -1 करोगे तो 1 बचेगा, तो वही बार बॉडी कहलाएगी। तो इस नर के अंदर एक बार बॉडी उपस्थित होगी। दूसरी बात, इस नर के अंदर महिलाओं के लक्षण आएंगे क्योंकि अतिरिक्त X बढ़ गया। तो बेटे इस अवस्था को कहोगे गायनेकोमेस्टिया। और साथ में नर में इसमें स्तनों का विकास होगा और आवाज बारीक होगी। तो इस तरह से बच्चों ये आज अपन ने टॉपिक लिया, यानी आनुवांशिक विकार लिया, फिनाइल कीटोयूरिया लिया, सिकल सेल एनीमिया लिया और गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय विकार को अपने 3 भागों में पढ़ा, एक तो टर्नर सिंड्रोम और एक जो है डाउन सिंड्रोम और एक हुआ बेटे यहां पर हमारे पास में यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसी के साथ में बेटे ये हमारा जो चैप्टर था ये पूरा होता है जिसका नाम था वंशागति, है ना। तो ये ध्यान रखना बेटे, वंशागति और विभिन्नताएं। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेटे वो भी अपन डीपीपी सोल्व करेंगे। और इसी के साथ में आपको मोशन मंच की ओर से एक बार फिर धन्यवाद। ओके बेटे, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।